दोनों मसलों पर विस्तार से बात। क्या है दाना चक्रवात का ताजा अपडेट? दिल्ली में प्रदूषण का क्या है हाल? महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास आघाड़ी की कहां अटकी है गाड़ी? बांग्लादेश में फिर क्यों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन? देखिए दिन की हर बड़ी खबर न्यूज नाइट में रात 8 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास आघाड़ी में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की सूची। राजस्थान की 1 वहीं यूपी की 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली। प्रदूषण का स्तर अति खराब श्रेणी में। पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से गहरा सकता है जल संकट। और चक्रवाती तूफान दाना के आज रात उड़ीसा तट से टकराने की आशंका। नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कसी कमर। महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टियों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 तय हो गया है। साथ ही महाविकास आघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। महाविकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने कहा कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि किसे कितनी जगह दी जाएगी। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की इस जानकारी के बाद अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई। अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें से 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे थे। सीट आवंटन की इस बैठक में कुछ विवाद भी हुए। दिलचस्प बात यह है कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद था, लेकिन वरिष्ठ नेता शरद पवार की मध्यस्थता से विवाद सुलझ गया। और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सारे इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े बदलाव आए और अच्छी ग्रोथ हुई है और एक अच्छा समावेशी विकास हुआ है। एक ऐसा विकास हुआ है जिसमें सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनी है और इस नई अपॉर्चुनिटी बनाने में स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की अपॉर्चुनिटीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, उस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में आते ही पहले ही 100 दिनों के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, कुल मिला के करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा के सैंक्शंस अप्रूवल्स कैबिनेट के द्वारा किए गए। इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में 4 जून के बाद में आज हम 24 अक्टूबर में हैं, इतने से शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़े बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों में सारे सेक्टर कवर हुए। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो, हाउसिंग हो, इन सब सेक्टर्स पे बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो कि आगामी कई वर्षों तक हमारे देश के सर्विस में लगेंगे, बहुत काम उससे आगे बढ़ेगा। जैसे वाडवन पोर्ट है डहाणू के पास में महाराष्ट्र में, इसको वधावन मत बोलिएगा ना, वाडवन है इसका करेक्ट नेम। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं ना
तो मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका मिला वहाँ, वाडवन पोर्ट। तो वाडवन पोर्ट है, जैसे फिर हमारे जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि कई कई वर्षों तक देश को लाभ होता रहेगा। तो इसी कड़ी में आज दो बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है, और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, it will be 3.2 kilometer length, and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi, and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat ke capital naya jab bana, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया। यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे। अमरलिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैचू है, ओंडावली केव्स हैं, और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट। इट विल ऑल्सो सेव 6 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स वेरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, एंड दैट मीन्स इट इज लाइक इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 25 लाख ट्रीज। इतना इसका इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस है। दिस वॉज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी in the cabinet today, and this is one of the long cherished dreams of the people of Andhra Pradesh. The location of the line is like this. If you look at the river Krishna, take river Krishna as the reference point for explaining. This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So that way environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options, and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. The line will be basically connecting Irupulam to Namburu, and the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Gottumakkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amravati, Tadikona, and Koppavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala. This just beyond the river, right? North of river. And I want you to understand how this will connect to all the 5 big cities. There you see Vijayawada. Vijayawada ke paas mein Amravati hai, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity. Towards
Hyderabad and Mumbai beyond, connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur and then it goes to Delhi. So in a sense, all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and bridge which is about 3.2 kilometer long, this new bridge will be constructed on the river Krishna. So this is the project, very important project for growth of Andhra. And now I'll come to the second project which was sanctioned. आज मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं, 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और कागज आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले प्रोजेक्ट पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा आपको हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहां पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कोट, अररिया कट, फोरबेसगंज, वहां से हमारा सरायगढ़, राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर, और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना। ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है, और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिले, इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूं आपके लिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े, हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अयोध्या जी को जोड़ेगा,
मां जानकी के जन्म स्थान से, राइट। और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान, एंड 162 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड। 162 करोड़ किलोग्राम, विच इज, अगर आप उसको इक्विवेलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न बिहार, मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कंटेनर्स, इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को, वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, वाइजैग से लेके पैरादीप, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, धामरा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, इन सब, यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट, इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को। यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब, तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मिथिलांचल के ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 कैबिनेट पहले एक कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है, वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे। आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर, और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को, रेलवे लाइंस के लिंक्स को जोड़ो, तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनके उभरेगा। साथियों, मैं आज के तीसरे बड़े फैसले पे आता हूं। आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो इनोवेशन इकोनॉमी है, स्टार्टअप इकोनॉमी है, उसको एक अलग नया आयाम दिया, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक टोटली नए डायरेक्शन पे लेके गए। जहां 10 साल पहले 300-400 स्टार्टअप होते थे, आज 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है हमारे पास। जहां यूनिकॉर्न भारत में कुछ गिनती के थे, वहां आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और ये बड़े एक समृद्ध कॉन्टिनेंट के समृद्ध राष्ट्रों से भी ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में है। आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जो रिच कंट्रीज, अगर हम यूरोप की देखें, उन रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न है, उनसे ज्यादा आज भारत में यूनिकॉर्न्स है। ये 10 वर्षों का स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का एक बड़ा अचीवमेंट है। और स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था, स्टार्टअप्स के लिए खोला था। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज टुडे अप्रूव्ड setting up a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector. I am repeating it. The Union Cabinet has today approved the setting up of a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees
for promoting startups in the space sector. And this reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for innovative startups. This fund will basically be structured like an alternate investment fund, AIF, of category 1 and category 2. And all the regulations which apply to an AIF, the SEBI regulations, they will all be applicable to this fund. It will be operated by a professional fund manager, and professional fund managers like the State Bank of India, like SIDBI, they will be roped in for managing this fund. And the focus will be on startups which have given a new concept, have developed a basic proof of concept, and now they can be taken forward from the proof of concept to the commercialization stage. हम सब जानते हैं कि जो स्टार्टअप की अर्ली लाइफ होती है, किसी भी स्टार्टअप की जो अर्ली लाइफ होती है वो सबसे क्रिटिकल होती है. अर्ली लाइफ में अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुने बढ़ जाती है. एंड एज यू हैव सीन इन द लास्ट 10 years, many incubators have been set up in a variety of institutions. यूनिवर्सिटीज में, IITs में, NITs में, NITs के बाहर कई नए इंक्यूबेटर्स सेट किए गए. इन इंक्यूबेटर्स का काम यही है कि अगर किसी के पास नया कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को डेवलप करें, उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे लेके जाना है, वो सब चीजें इंक्यूबेटर्स में होती है. और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप में से कोई IIT मद्रास के इंक्यूबेटर में जाना चाहें तो वी विल इनवाइट यू टू विजिट इट. एक टोटली नया आपको भारत का भविष्य का एक स्वरूप आपको वहां दिखाई देगा. उसी भावना के साथ आज ये वेंचर कैपिटल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है और इसमें करीब 30 से 35 स्पेस स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 years. गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही किसी स्टार्टअप में गवर्नमेंट की तरफ से एंकर फंड आता है तो बहुत सारे प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो ये सारी इसमें थॉट प्रोसेस है. ये बहुत एक बड़ा फैसला है और अगर हम देखें इस फैसले से हम दुनिया के कई जो बड़े देश हैं, समृद्ध देश हैं, यूएस देखें, हम यूके देखें, फ्रांस, जर्मनी देखें, इन देशों ने जो अपने स्पेस इकोसिस्टम के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार किए, अब हम उनके समकक्ष खड़े हो जाते हैं. हमारे देश से भी जो नौजवानों का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, यंग साइंटिस्ट का जो इनोवेटिव माइंड है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने का इस फंड के जरिए से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. मैं 2-3 डेटा पॉइंट्स आपके जानकारी के लिए रखना चाहूंगा. इसमें पीपीटी में नहीं है, अगर आप नोट करें तो आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 70,000 करोड़ रुपीस की है. 70,000 करोड़ रुपीस की है. और 2033 तक, 2033 तक इन सब इनोवेशंस के कारण, इन सब पॉलिसी सपोर्ट्स के कारण ये इकोनॉमी 3.5 लाख करोड़ की होगी. 3.5 लाख करोड़ रुपए की. इतना मैसिव इसमें ग्रोथ है और ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स इसमें स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं. ऑलरेडी 250 स्टार्टअप्स. आप 10 साल पहले याद करो, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप, राइट, कभी सोचा था? इतना बड़ा चेंज आया है भारत में. तो इन तीनों बड़े फैसलों के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके क्वेश्चंस लूंगा. और डॉक्टर सोमनाथ जी भी आज आए साथ में, स्पेस के बहुत महारथी, हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट. पिछली बार भी आपके पास आपके कई प्रश्नों का जवाब देने आए थे. तो नाउ वी विल टेक दी क्वेश्चंस.
76. Sir, I'm Deepak from Times of India. We saw two, big decisions about Bihar and Andhra Pradesh. Both are run by the allies in the government. So I'm trying to find out when did this proposal came to center. Why I'm asking is primarily because the earlier Chief Minister was also informally supporting the government. Was it from that time, or it came all after this new government is formed? Both the decisions. Deepak is trying to find out politics where there is no politics. Development is our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's biggest objective. There is no question of politics in these two projects. These two projects have been in progress for some time, and both the projects are very complex projects. In the case of Amravati, we had to look at multiple options, and in the case of North Bihar, the connecting links, for example, this green part, that part construction is already progressing now. So as the progress happens on the connecting links, it was important to go to the entire corridor. So there is no question of politics in it, Deepak. This is development. South Coast Railway Zone is a matter of commitment that we have given in the Parliament itself, and already we are working on it. There was an issue of land which the government in Andhra Pradesh, led by Shri Chandrababu Naidu ji, has already resolved that issue, and it's progressing well now. 255. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर, ये जो दोनों के रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, इस पर टाइम लिमिट कुछ नहीं इसमें बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट कर देंगे ये? करीब 4 साल का टाइम लिमिट है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के दोनों, 4 साल के टाइम में बनेंगे। कृष्णा रिवर पे 3.25 किलोमीटर का 3.2 किलोमीटर का ब्रिज है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है ब्रिज में, और बड़ा ब्रिज है, मेजर ब्रिज है। और साथ ही साथ जो अपना नॉर्थ बिहार के प्रोजेक्ट, इसमें 40 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं। आपने नॉर्थ बिहार से यहाँ पे है कोई? कई है ना, राइट? तो आप सबने देखा वहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज रहती हैं, कई नदियाँ हैं और कई छोटी नदियाँ हैं, कई बड़ी नदियाँ हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, 4 से 5 साल में कंप्लीट करेंगे। 271. हेलो सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1,000 करोड़ का स्पेस वेंचर हमने वीसी फंड रखा। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस बहुत एक रिफाइन फील्ड है, और हमारे मंत्री जी भी साइंस से हैं, और यहाँ पे सोमनाथ जी तो हैं ही साइंस बैकग्राउंड के। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेजुएशन से ऊपर जाने के लिए जो चाहिए, वो हमारे इंडिया में ओवरऑल लैक कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, नॉट ओनली दिल्ली, या पूरे देश की स्थिति ये है कि अगर आप बीएससी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं पे लैब नहीं है, कहीं पे टीचर नहीं है। ये कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना। अभी आज कैबिनेट के मुद्दों पे करिए ना, बाद में कभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 126. सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो आपने आज जो स्टार्टअप फंड या वीसी फंड जो आज लॉन्च किया है स्पेस स्टार्टअप के लिए, सर क्या ये कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको ये मिल पाएगा, या जो नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी स्पेस के अंदर उनको मिल पाएगा? क्योंकि 250 कंपनीज आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो सर, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। सभी एलिजिबल है। 275. Sir, this is Abhishek from Business Line. Two questions. One is on what is the status of these two new railway projects that is announced today and the previous ones of the cabinet. That's one. And two, sir, considering that there might be a change in government sometime later in future or not, is the factoring in done whether Amravati stays as the capital of the Andhra or not? Because the previous government didn't have Amravati as the capital of Andhra. Amravati stays as the capital of Andhra Pradesh, and the project and the city will come together.
The status of these projects is that they are sanctioned today, right? हाँ सैंक्शन हुआ यार 4 मेरे बॉस बहुत जल्दी जल्दी काम करवाते हैं भाई, चिंता मत करो। हेलो सर, मेरा नाम अनीता चौधरी हुआ, स्वदेश अखबार से हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, स्पेस सेक्टर से भी है और नॉर्थ बिहार के लिए जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसके लिए। नॉर्थ बिहार से ये है सर कि क्योंकि रामायण सर्किट जो है वो जनकपुर धाम तक के लिए है, लेकिन अभी तक जनकपुर को यही शिकायत थी कि ये सर्किट तो बना दिया लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं हुई है। तो क्या ये जो ब्रिजेस बनेंगे, वो जो छोटी छोटी नदियां हैं वो जो जनकपुर और दरभंगा और सीतामढ़ी को जोड़ती हैं, क्या उनके लिए भी होगा? और रेल कनेक्टिविटी को कितना दूर तक जनकपुर तक पहुंचाया जाएगा कि अयोध्या और जनकपुर की दूरी जो है कम करे? बीच में तो सीतामढ़ी रहेगा ही। देखिए, ये आप इस प्रोजेक्ट का लेआउट देखो, ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट का लेआउट है, राइट? आप देख रहे हो ये रेड लाइन, ये करीब करीब आपके जितने भी बड़े शहर हैं नॉर्थ बिहार के, सबको कनेक्ट करती है, राइट? जनकपुर नेपाल में है। नेपाल में जो है, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब आप अगर इसको इस तरह से देखो, इस वाले से देखो, अब ये देखो करीब करीब ये नेपाल के बॉर्डर के साथ है। तो जो नेपाल में 8-9 शहर है, मैं नाम अगर पढ़ूं तो बीरगंज, हेतौदा, जनकपुर, बालंगावा, बारदीबास, जलेश्वर और गौर, इन सारे के सारे शहरों को इस कॉरिडोर का बेनिफिट होगा। अब रही बात प्रोजेक्ट को, रेलवे लाइन को नेपाल के अंदर कनेक्ट करने का, वो प्रोजेक्ट अलग विषय है। आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा। 45 बस छोटा सा क्वेश्चन है स्पेस के लिए कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया, अगर क्राइटेरिया है तो बहुत डिटेल्ड क्राइटेरिया रखा जाता है, बहुत प्रॉपर एक प्रोफेशनल इवैल्यूएशन होगा, टेक्निकल प्रोफेशनल इवैल्यूएशन होगा, उसके आधार पे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 45 Sir, Sagar Kulkarni from PTI. Sir, when the venture capital fund was announced in the budget, a section of the industry had said the amount is too less. So do you also plan to increase it further if the response is good? See, 1,000 crore venture capital fund with the option of private sector co-investing in it. It's a very big fund. The multiplier impact of government investing 1,000 crore is a very big multiplier impact, because once the government has, and government along with the technical agencies like ISRO, like IN-SPACe, when such technical bodies, when they evaluate a particular startup and the concept, then the private investment comes very easily in it. There are many such examples. Take the example of semiconductors. The 24 startups which the India Semiconductor Mission has approved, now they have already started attracting the private funds. So the question is, how do we first figure out which is the best, most probable, the startup with the highest probability of success, and which is the solution which has the best chance of survival? That's the fundamental question that we have to answer first, right? So it's in that direction. 264. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. As you said that the private sector will get an opportunity to invest in this fund. So what will be the size of their investment? Minimum? Aane do na, let the investment come. 260. Hi, very good afternoon, sir. Down here, sir. Ashmit from CNBC TV 18. So just a couple of questions. Number one, like in the case of PLI, when you did a multiplier effect, the one that you were speaking of, in PLI you had done that a PLI of say X amount of money will lead to so many jobs or so much of private investment. Any similar calculations you've done? One. The second question I had in mind, are there any specific areas of space tech that you're looking at? Are we looking at launch vehicles, propulsion systems, any specific area that the VC will focus on? I'll take the second question first. The entire value chain. Launch vehicles, new types of fuels, new types of aviation electronics, new types of materials,
entire value chain. The first part was multiplier impact. I can give some data of the electronics manufacturing investments, right, which can give you an indicative. For example, in the PLI for electronics manufacturing, because of the investment support given by the government, the total production in electronics PLI has already reached 5,95,000 crore. 5,95,000 crore. Total employment created because of PLI is 1,09,250. 1,09,250. I'm just talking of one component of the PLI, right? So this kind of benefit is very clearly visible in other sectors, other programs. We can very easily we can say that even in the case of space, we'll have similar success. We'll take last two questions. So one is 17. Yes. He is a leftist, huh? Yeah. Yeah, Mr. Vaishnav, this is Sanjeev Chopra from PTI. About the venture, here, right side. The venture capital fund of 1,000 crores for the space sector, you said only about 30 to 32 companies will be funded. Space startups will be funded. So what will be the criteria for selection of these companies, and how much funding will the Government of India make, or whether the Government of India will also be take equity in that? The investments will primarily be of the nature of equity. Investments will primarily be of the nature of equity or equity-like instruments like CCDs, compulsorily convertible debentures. Those kind of equity instruments will be used. The fund, basically the funding will be made on the basis of very detailed evaluation. These evaluations will be done by technical teams of the InSpace. InSpace is the body which is going to be the basic governing body for this, right? And ISRO. Would you like to shed some light on the criteria? Dr. Somnath. No, as Minister has already told, that's going to be the goal. This number is just a goal. It's not very restrictive in that sense. The amount will be in two phases. One, there is a 5 to 10 crores in the early phase, and later phase 10 to 60 crores. So there are two phases of investment we are looking at. So the higher value will go to certain companies who are showing much more progress. So this number can grow based on the type of company and the growth profile that's going to be. As Minister has told, there will be good transparency in the evaluation, selection of the companies, and also a fund manager will be actually operating the fund with the support of InSpace and ISRO. Thank you. Dr. Somnath has the last word. One more. I'm Payal Mehta from CNN Network 18. The center theme of your briefing today seems to be around connectivity. But the one connectivity that has actually grabbed all our imagination and has created a lot of panic amongst the public has been the hoax call that we've seen. Since you are also the Minister for IT, Cabinet. How would you look Focus into on this? Cabinet. हो गया? लास्ट था ये. लास्ट था ये. चलो मैं आपको एक डेटा देता हूं बिफोर वी लीव. आगे छठ और दीपावली आ रही है. आगामी कुछ समय में छठ और दीपावली आ रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमको टारगेट दिया था कि दीपावली और छठ के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी है. तो लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड नंबर था. लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन का. इस साल उससे भी ज्यादा 7,000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल. लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था. उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन. हाँ, स्पेशल ट्रेन से ये, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है. 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है. एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल. थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.
आप इस वक्त ये देख रहे थे नेशनल मीडिया सेंटर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता, जहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मंत्री की हुई, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुए उनकी वो जानकारी दे रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी अहम जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने कहा कि अमरावती को रेल से कनेक्ट करने के लिए 57 किलोमीटर की नई लाइन बिछाई जाएगी। मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट रोड सहित तमाम क्षेत्रों में अहम फैसले लिए गए कैबिनेट में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में एक के बाद एक इकोनॉमी के सभी सेक्टर में एक विकास हम देख रहे हैं, उसकी झलक यहाँ पर साफ नजर आई। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर जैसे शहरों को इससे बड़ा फायदा होगा। करीब 2245 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से दी गई है। आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर की यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे राजधानी अमरावती को रेल नेटवर्क से जोड़ने का अहम फैसला यहाँ पर कैबिनेट में लिया गया है। यानी कि कृष्णा नदी पर पुल बनता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 9 लाख करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। इतने कम समय में बेहद बड़े बड़े फैसले यहाँ पर हम देख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। जो उनका तीसरा कार्यकाल है, करीब 125 दिन पूरे होते हुए यहाँ पर अहम फैसले निकल कर आ रहे हैं। उत्तर बिहार को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 256 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण यहाँ पर किया जाएगा और करीब 4553 करोड़ की जो राशि है उसको यहाँ पर मंजूरी मिली है। यानी कि उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा। एक और बड़ा विकल्प उनके लिए होगा। साथ ही नेपाल बॉर्डर से लेकर दरभंगा तक इस फैसले का जो असर है, जो फायदा है, वो यहाँ पर सामने निकल कर आएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को तो फायदा होगा ही, साथ ही एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर स्पेस सेक्टर को और साथ ही स्टार्टअप्स को 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पर स्पेस सेक्टर के लिए दिया गया है, जिसका कैबिनेट फैसला है। और यहाँ पर रुकेंगे और साथ ही छठ को लेकर एक अहम यहाँ पर जानकारी दी गई है कि रिकॉर्ड संख्या में इस बार 7000 ट्रेन चलाई जाएंगी। यानी कि 2 लाख लोग रोजाना ट्रैवल कर पाएंगे, सफर कर पाएंगे। खासतौर पर छठ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए ये फैसला यहाँ पर सामने आया है। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जो बड़े पुल्स की बात हो रही है, उसके लिए भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि दोनों बड़े प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद 4 साल का यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। और भी बताएंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना UBT गुट को घेरा है। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NCP-SCP गठबंधन में सीटों को लेकर मचे घमासान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि NCP-SCP गठबंधन ने तो उन्हें CM का चेहरा बनने नहीं दिया और ना ही 100 से ज्यादा सीटें दी हैं। इससे पहले जब वे हमारे साथ थे तो मातोश्री से टिकट तय होते थे। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी जमकर हमला बोला। जब एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकट डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और NCP शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। कच्चा नींबू वो होता है जिसको पूरा ओवर भी नहीं दिया जाता, मिनी ओवर बॉल करते हैं, इनको खिलाते नहीं है, बाहर 12th मैन रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी की भी दयनीय स्थिति ये है कि कांग्रेस 100 सीट नहीं लड़ पा रही है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से
एक प्रकार से इररिलेवेंट होती जा रही है हर स्टेट में। और उद्धव जी जिन्होंने इतना बड़ा विचारधारा में बदलाव किया, सावरकर जी को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, वहां जाकर मिला क्या अब उद्धव जी खुद ही बताए। मुझे लगता है उनको बड़ा मलाल महसूस होता होगा। झारखंड का रण साधने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी आज कई बड़े नेता, कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, विष्णुदेव साय समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। सपा प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यूपी उपचुनाव में विपक्ष की सीट बंटवारे और इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त सपना यूपी में समाजवादी पार्टी साकार कर रही है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बीजेपी ने आगामी राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नई सूची जारी की है। बीजेपी ने राजस्थान की 1 और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजस्थान में 84 विधानसभा सीट के लिए कारीलाल ननोमा को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। वहीं करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटिहारी से धर्मराज निषाद और मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। राज्य की मैनपुरी की करहल सीट पर भाजपा प्रत्याशी के नाम के ऐलान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल करहल सीट पर भाजपा ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है और अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। यानी इस सीट पर फूफा और भतीजा आमने सामने होंगे। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या उर्फ बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं अनुजेश भी फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अनुजेश प्रताप यादव अब सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप से करहल में 2-2 हाथ करेंगे। ऐसे यहां मुकाबला सैफई परिवार और रिश्तेदार के बीच होगा। हालांकि इस सियासी सरगर्मी के बीच धर्मेंद्र यादव ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने अनुजेश यादव से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है।
खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में गुरुवार की सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दर्ज वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल ये स्तर लगभग 400 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें आज भी झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली की जनता आसमान से लेकर जमीन तक प्रदूषण की मार झेल रही है। लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इस मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज ITO यमुना घाट पहुंचे और उसमें डुबकी लगाई। इसके साथ ही यमुना की सफाई के मसले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की CM आतिशी को भी आने के लिए न्योता दिया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को इनवाइट किया था यमुना के घाट पर। वीरेंद्र जी, आपने इनवाइट किया था दोनों को, लेकिन वो नहीं आए, आपने डुबकी लगाई और हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए, मैं माँ यमुना के लिए मेरी आस्था है और इस स्थिति में माँ यमुना को देखकर दिल में तकलीफ होती है। और डुबकी मैंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो डुबकी लगाएंगे चुनाव से पहले। चुनाव सर पर हैं, उन्हें बताना चाहिए कि माँ यमुना के लिए जो 8,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे उसका हिसाब दे दें। कुछ दिनों में छठ का पर्व आ रहा है, पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है। छठधारी इसी यमुना का आचमन करते हैं, चाहे कालिंदी कुंज की तस्वीर हो चाहे यहाँ की हो। एक डराती हो तस्वीर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस पानी में गया हूँ ना, इस पानी को आप हाथ नहीं लगा सकते। और मेरी माताएं बहनें जब छठ पर्व की पूजा करने यहाँ आएंगी, सूर्य देव को जब अर्घ देंगी, तो इस हालत में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और ये पानी हाथ में लेना पड़ेगा। तो मैं उन माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल की सौगात है आपको। अंतिम सवाल, 10 सालों में क्या केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण और यमुना प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया और माँ यमुना जो हमारी आस्था है, हमारे सनातन की ताकत है, उसके साथ भ्रष्टाचार किया, खिलवाड़ किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, माँ यमुना भी माफ नहीं करेगी। और दिल्ली वाले जिस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया, अगर प्रदूषण में काम किया होता तो दिल्ली की आज आबो हवा ठीक होती। दिल्ली के यमुना घाट से कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बने हैं।
मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने से ट्रॉमा सेंटर में होने वाले ऑपरेशन की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। एम्स ट्रॉमा सेंटर में जल्द ही हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी खुलेगा, जिसे लेकर खास बातचीत की ट्रॉमा सेंटर प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूकी से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। एम्स ट्रॉमा सेंटर में 5 नए मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर बने हैं। किस तरीके से काम करेगा, इस पर बात करने के लिए ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूकी हैं। सर, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमारे पास हमेशा ऑपरेशन थिएटर की शॉर्टेज रहती है। इतने पेशेंट आते हैं, हम लोगों कई बार उनको जल्दी से एडमिट करके जल्दी से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इससे हमारा जो आउटपुट है, द नंबर ऑफ सर्जरीज विच वी डू इन 1 मंथ इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू डबल। अभी हमारे पास करेंटली 6 ओटी थे, 5 रूटीन ओटीज़ एंड 1 हमारा रेड एरिया और वो ओटी था। अब हमारे 5 और मॉडुलर ओटी आ गए, तो इससे हमें लगता है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा हमारा आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सर्जरीज परफॉर्म पर मंथ। और जो पुराना ओटी था और इसमें क्या फ़र्क है? मॉडुलर ओटी में क्या होता है, ये फुली मॉडुलर जो है, इनके वॉल पैनल्स डिफरेंट होते हैं, सीमलेस ओटीज़ होते हैं, इनमें लैमिनर फ्लो होता है, नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस कंट्रोल कर सकते हैं आप, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जन कंट्रोल पैनल्स होते हैं। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि हमारे पास एनेस्थीसिया के इंडक्शन रूम्स हैं, तो उससे भी हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। और इन्फेक्शन कंट्रोल में कितना फ़ायदा होगा? इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत फ़ायदा होता है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो इनके वॉल पैनल्स हैं, ये सारे मॉडुलर हैं, सीमलेस होते हैं, इसमें कोई क्रेविसेस नहीं होते, पानी मिट्टी जमा होने का कोई जगह नहीं होती जहाँ जमा हो जाए उससे इन्फेक्शन हो, दैट इज़ 1। दूसरा, हमारे लैमिनर फ्लो है, ये सारे हेपा फिल्टर लाइंड हैं, तो इससे इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाता है। एंड थर्ड थिंग इज़ द नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस। जो एचयूज़ लगे हैं उससे हम नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पेशली जो इम्प्लांट सर्जरीज़ हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज़ होती हैं, न्यूरो सर्जरीज़ होती हैं, जिसमें इम्प्लांट लगता है, उसमें इन्फेक्शन का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल होता है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप समझ लीजिए कि उसकी पेशेंट की ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। तो हमें बिल्कुल ज़ीरो इन्फेक्शन चाहिए होता है, तो हमें ये तीनों चीज़ें हैं। और हाइब्रिड जो ऑपरेशन थिएटर बनना है, उसके बारे में बताएं कि कब तक वो तैयार होगा और फ़ायदा क्या होगा उससे? तो हाइब्रिड ओटी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो हमें लगता है कि हम लोग ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं, तो 1 से 2 साल के अंदर ये बन जाना चाहिए। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई बहुत सीरियसली इंजर्ड पेशेंट आया, तो उसका सबसे पहले तो डायग्नोस करना होता है कि इसको इंजरी क्या है। उसके लिए आपको उसका सीटी स्कैन कराना है। उसके बाद अगर उसके एब्डोमेन में या किसी और जगह ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उसको एंजियोग्राफी सूट में ले आना पड़ता है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसको एम्बुलाइज करते हैं, उसकी जो ब्लीडिंग वेसल है उसको ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद फिर सर्जन उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। तो अभी हाइब्रिड ओटी में तीनों चीज़ें एक ही ओटी कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि सीटी स्कैन भी, एंजियो सूट भी और ऑपरेटिव कैपेबिलिटी ऑल्सो, ये तीनों एक ही मॉडुलर ओटी कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। इसी का नाम हाइब्रिड है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो यकीनन मरीजों के लिए एक अच्छी खबर, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।